दहेज के लालची दिल छू लेने वाली कहानी। हाँ, अब मैं आपके बेटे की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। रात के 12 बजने को थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से लगातार काम करके और मेहमानों को संभालते हुए सब लोग थक चुके थे। आज छोटी बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब यहीं लोकल में रहते थे, तो इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटाकर थकी मांदी सोने जा रही थी। दोनों अपने अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों कमरे में जाती जाती वहीं ठिठक गई और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज और तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने में कोई समझदारी तो नहीं थी, इसलिए सुधा जाकर अपने पति पवन को जगा लाई। पवन ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज आई, मैं हूँ। उसके बाद रुदन की आवाज आ रही थी। शायद जो कोई भी दरवाजे पर था वो रो रहा था। आवाज में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए ये समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। पर उनके घर के दरवाजे पर आकर क्यों रो रहा था? आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया, जाकर पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी बदस्तूर जारी था। कुछ देर तो बलवंत जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, यूं रात को एक अजनबी औरत के पास जाकर पूछना सही रहेगा कि वो कौन है। इतने में घर की मालकिन मालती जी भी आ गई और बलवंत जी से बोली, अरे जरा देखिए तो सही कौन है और हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है। पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशगुन फैलाने हमारे घर आ गया है। आखिर बलवंत जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे निम्मो। उनके मुंह से निम्मो नाम सुनते ही मालती जी और पवन दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर मालती जी की रुलाई छूट गई। हाय राम, ये तो मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर और उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? तब तक पवन ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो। क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पड़ोसी जाग जाएंगे तो 10 सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। पहले निम्मों का अंदर तो लेकर जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर पवन और मालती जी निम्मो को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक निम्मो थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, शैतान है। वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वो
वो जोर जोर से रो रही थी। बलवंत जी कुछ कहने को हुए तो मालती जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक मालती जी उसे चुप कराती रहीं। जब निम्मो चुप हो गई तब मालती जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? मालती जी के इस सवाल से निम्मो की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ, आज साक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कमर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये कहकर कि मैं उनकी माँ से जवान लड़ा रही हूँ। माँ, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मार कर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, पर मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। थक गई हूँ मार खा खा कर। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना। तुझे जैसा सही लगे वैसा ही करना, मालती जी ने कहा। तभी अचानक से बलवंत जी की आवाज़ गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आ गई। अब क्या बैठ कर के मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूंगा? अपने पापा की आवाज़ सुनकर निम्मो और घबरा गई। इधर मालती जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल की हो चुकी, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ये अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधन जी और कमर साहब को। ये कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड़ लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी तुम? कहकर बलवंत जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बलवंत जी ने निम्मो के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भागकर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। निम्मो ये सब देख रही थी कि कैसे उसके पिता उसे मारने पीटने वाले से माफ़ी मांग रहे थे। बेटी उनकी थी, मार उनकी बेटी को पड़ी थी, पर जिन्होंने उसे मारा वो लोग तो राजा महाराजाओं की तरह सोफे पर पसर कर बैठे हुए थे। तभी उनकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी। कल को
उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी ने एक नज़र गुस्से में निम्मो की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। अब ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी, इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने के बुंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। दो बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का देना चाहिए, साथ ही उनके ससुराल वालों को भी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। बलवंत जी पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी झेप मिठाते हुए कहा, हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। साक्षी की शादी में मैं आपको विदाई गिरी अच्छे से दे दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे सुनील की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई तो सुनील भी बोला, पापा जी, आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या? सुना है इस बार आप अपने नए जवाई को बाइक देने वाले हैं। मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। सुनील की बात सुनकर मालती जी और पवन के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं बलवंत जी बाइक के लिए हाँ ना कर दें। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी बलवंत जी बोले, कमर साहब, उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाएं। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी। शादी को कुछ दिन ही रह गए हैं, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा? उनकी बात सुनकर सुनील ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए। साक्षी की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, अभी साक्षी की शादी हो जाने दीजिए। जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद हैं, मेरी मजबूरी तो समझिए। बलवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा। निम्मो अपनी नम आंखों से ये सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पाले में डालने के लिए ललायत बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक साक्षी की शादी नहीं हो जाती है, निम्मो को यहीं रख लीजिए। साक्षी की शादी के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बस अब हम चलते हैं। कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में बलवंत जी इतना ही कह पाए, समधन जी, आप लोग शादी में ज़रूर आना। मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए निम्मो के ससुराल वाले रवाना हो गए। बलवंत जी ने खा जाने वाली नज़रों से निम्मो की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने। अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गई। हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख, तेरे कारण मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं,
पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए। अब क्या आप भी इसके पीछे ही पड़ गए? मालती जी ने कहा तो बलवंत जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है ये। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुम से अपनी ये लाडली नहीं संभली। बलवंत जी का गुस्सा देखकर मालती जी निम्मो को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले आईं। खैर आस पड़ोस में सबको कह दिया गया कि निम्मो अपनी बहन साक्षी की शादी की तैयारियों के लिए आई है और सब इन बातों को छोड़कर साक्षी की शादी की तैयारियों में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब बलवंत जी ने निम्मो को ताना ना मारा हो। 20 दिन बाद साक्षी की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले भी बलवंत जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए, पर इन सब के बीच धीरे धीरे निम्मो में बदलाव आने लगे थे। अब वो अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। फिर शादी का दिन भी आया और निम्मो के ससुराल वाले भी बड़े राजा महाराजाओं जैसी ठसक दिखाते हुए शादी में आए। आते ही सबसे पहले निम्मो की सास ने उसे टोक दिया, जी भर गया मायके से या फिर कुछ दिन और रहना है? पर निम्मो ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी शादी में दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते रहे और अपनी ठसक दिखाते रहे, पर फिर भी साक्षी की शादी भी अच्छे से हो गई और वो अपने ससुराल रवाना हो गई। अब बात विदाई पर आई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार रवाना होने लगे। तब निम्मो की सास और उसका पति बलवंत जी के पास आए और बोले, अब हमें भी विदा कीजिए, हमें भी हमारे घर जाना है। इससे पहले कि बलवंत जी कुछ कहते, निम्मो अपने सामान के साथ बाहर आई। न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र, एक सादा सा सूट पहने वो बाहर आई थी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे। ये देखो आपकी बेटी को कैसे तैयार होकर आई है। कोई देखकर कह सकता है कि ये सुहागन है। समधन जी ने कहा। तब निम्मो उनके पास आई और वो पेपर्स सुनील के हाथ में देते हुए बोली, मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। सुनील ने पेपर्स खोलकर देखे तो वो तलाक के पेपर्स थे। ये देखकर सुनील गुस्से में निम्मो की तरफ देखते हुए बोला, क्या मजाक है ये? तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए तुमने? इसलिए बुलाया था हमें यहाँ पर? पत्नी हो, पत्नी बनकर ही रहो, वरना तुम्हारी औकात दिखाना भी मुझे आता है। तलाक के पेपर्स का नाम सुनते ही वहां खड़े हर इंसान का दिमाग खराब हो गया। समधन जी चिल्लाते हुए बोली, देख लीजिए अपनी बेटी को, इसलिए मार खाती है ये। मार खाने का काम तो खुद करती है ये, बदनाम मेरा बेटा हो जाता है। निम्मो क्या हरकत है ये? तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है क्या? किससे पूछकर तूने ये सब किया है? बलवंत जी निम्मो को डांटते हुए बोले, कौन सी इज्जत पापा, और किससे पूछना है मुझे? किसे फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? मार मुझे पड़ती है, दर्द मुझे होता है, मेरे शरीर पर अभी भी घाव के निशान हैं। किसी को फर्क पड़ा नहीं ना? इसलिए
अपने बारे में मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा और मैंने सोच लिया है। मुझे इस रिश्ते से निजात चाहिए। अब मुझ में और मार खाने की हिम्मत नहीं है। तूने तलाक लिया तो मैं तुझे इस घर में, मैं आपके घर में रहूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर आपको साथ देना होता तो जब पहली बार मुझे इन्होंने बुरी तरह मार कर यहाँ भेजा था तभी साथ दे चुके होते। 4 साल से बर्दाश्त नहीं कर रहे होते और हर बार समझाकर मुझे वहाँ नहीं भेजते। पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। आपको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बलवंत जी की बात को काटते हुए निम्मो ने कहा। फिर उसके बाद सुनील की तरफ पलटते हुए बोली, और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ से। जब उनकी बेटी ही आपके घर की बहू नहीं रही तो आपको क्या विदाईगिरी मिलेगी? अब तो कोर्ट में ही मिलिएगा। कहते हुए निम्मो अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गई। सबसे पहले उसने अपनी सहेली के घर में शरण ली और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस दायर किया। उसके शरीर पर पड़े निशान और आस पड़ोस के लोगों की गवाही के आधार पर ये इल्जाम उसके ससुराल वालों पर साबित भी हो गया, जिससे उसे तलाक भी आसानी से मिल गई और साथ ही साथ गुजारा भत्ता भी। इस दौरान बलवंत जी उसे लेने 2 बार आए थे, लेकिन उसने मायके जाने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्या करे ऐसा पिता के साथ, जिसने लोक लाज के कारण उसे मारने के लिए छोड़ दिया। आज वो एक MNC में जॉब कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। शादी को लेकर हुए कड़वे अनुभव के कारण वो अभी पुनर्विवाह के बारे में नहीं सोचती। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।